Hello students, welcome back to NGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of chapter first of civics class 8. I hope कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं. और अगर आपको मेरा एक वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें टू की फीचर्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें फेडरलिज्म के बारे में और पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की उस पर डिस्कस किया था. थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग देयर आर थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन बताए हैं, तीन शाखाएं बताई हैं. दीज आर द लेजिस्लेचर, हमारी जो व्यवस्थापिका है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, एंड जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका है. द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो लेजिस्लेचर है वो किसको रेफर करती है? हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बारे में बताती है. द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल. और जो एग्जीक्यूटिव है वो पीपल्स का कम लोगों का एक ग्रुप है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. सरकार को चलाने के लिए जिन कानून नियमों को बनाया जाता है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड थर्ड द जुडिशरी, of which you will read more in unit third of this book. और जो जुडिशरी है उसके बारे में इस बुक के अंदर यूनिट थर्ड में आप स्टडी करेंगे. रेफर करती है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री. हमारी कंट्री के अंदर कोर्ट का जो सिस्टम है वो हमारे जुडिशरी के अंदर में आता है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, की जो मिसयूज किया जाता है पावर का गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच के द्वारा. गवर्नमेंट की ब्रांच मीन्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के द्वारा अगर मिसयूज किया जाएगा तो उस मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. तो उसके लिए भी हर एक ऑर्गन के पास में अलग अलग शक्तियां दी गई है, वे अपनी इन शक्तियों को यूज कर सकते हैं. थ्रू दिस, इसके द्वारा ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन, कि हर एक ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को चेक करने का काम करता है, रोकने का काम करता है. एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री. और इस तरह से तीनों जो ऑर्गन है उनके बीच में पावर को लेकर एक बैलेंस बना रहता है, और इसको चेक एंड बैलेंस का भी बोला जाता है. आगे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो उसके बारे में स्टडी करेंगे. आगे देखते हैं. यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं. अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान ने हमें 6 अधिकार दिए हैं. उसमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी पर्सन जो है कानून की नजरों के सामने समान है, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन सभी को राइट टू इक्वलिटी है. दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड. इसका मतलब है कि सभी पर्सन को इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगा हमारे कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion. और ये भी कहते हैं कि कोई भी जो सिटीजन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा. किसके आधार पर? उसके रिलीजन के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, या फिर वो मेल है या फीमेल है, उसके सेक्स के अकॉर्डिंग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. Every person has access to all public places including playground, hotels, shops, etc. हर एक पर्सन वो पब्लिक प्लेसेस को यूज कर सकेगा, इसके जिसके अंदर बताए हैं प्लेग्राउंड हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शॉप हो, सभी पर्सन इन चीजों जगहों पे जा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दूसरा आगे बता रहे हैं कि जो स्टेट है वो किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. एम्प्लॉयमेंट को लेकर सभी को जो रोजगार है उसमें समान अधिकार दिए जाएंगे. बट देयर आर exception to this that you will read about later in this book. उसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अलग बातें भी हैं हटके, उसके बारे में आगे हम इस बुक में स्टडी करेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन अबोलिश्ड. और जो अनटचेबिलिटी है जो उसको भी अबोलिश करने की काफी कोशिश की गई है, मतलब उसको खत्म करने की भी काफी कोशिश की गई है. नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम है. दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसके अंदर क्या शामिल है कि हमें बोलने का, अपने भाषण देने का, अपनी बात जो है मन की बात उसको व्यक्त करने का, राइट टू द
एसोसिएशन, हमें अपना कोई एसोसिएशन बनाने का, या राइट टू मूव फ्रीली, हमें कहीं पे भी स्वतंत्र होकर जाने का, एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और हम कंट्री में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन और बिजनेस हम कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें ये अधिकार दिए हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, वो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, वो कहीं भी जाकर रह सकता है। ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हैं। थर्ड राइट है, वो है फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस चीज को प्रोहिबिट किया है, मनाही की गई है कि हम कुछ मानवीय अपराध नहीं, किसी को बंदी नहीं बनाएंगे, किसी को फोर्स लेबर मजबूर सॉरी किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाएंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बाल मजदूरी, जो कि वो बच्चे जो 14 साल की उम्र से छोटे हैं उनसे हम काम नहीं कराएंगे, उनको काम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये अधिकार हमें संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को लेकर स्वतंत्रता। धर्म को लेकर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दी गई है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि हर एक प्रत्येक नागरिक जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको मान सकता है, और उसके जो रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं उनको अपनी मर्जी से कैसे भी वो पूरा कर सकता है, ये उसकी खुद की चॉइस है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये राइट दिया गया है। नेक्स्ट जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी जो माइनॉरिटीज ग्रुप है या धार्मिक ग्रुप है या लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज से है, के अकॉर्डिंग अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने खुद के कल्चर को डेवलप करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, अगला जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताइए। दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ they believe that any of their fundamental right have been violated by the state। कब जा सकते हैं, जब उनको ये लग जाए कि उनके जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो वोलेट हो रहे हैं, उनको यूज नहीं किया जा रहा, या उनको वो उनके खिलाफ कोई शोषण कर रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकार की रक्षा के लिए। इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो अभी देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे आते हैं। The section on fundamental right has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution, कि जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट का, तो उसको रेफर किया जाता है कि वो हमारे भारतीय संविधान की क्या है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। colonial rule had created a certain suspension of the state, जो colonial rule था, ब्रिटिश रूल के अंदर हम रहे थे, तो उस वजह से लोगों में एक संदेह की भावना हो गई थी स्टेट को लेकर। जो लोगों के माइंड है उनमें, कुछ लोगों के माइंड में जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनके दिमाग में ये चीज घर कर गई थी, एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट, और अब वो ये निश्चित होना चाहते थे ताकि एक ऐसा सेट बने रिटर्न राइट्स का, वो गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, कि जब स्टेट अपने पावर का मिसयूज करे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, तो उनसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए वो एक रिटर्न राइट्स का एक ऐसा सेट चाहते थे। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द arbitrary and absolute exercise of power by the state। जो फंडामेंटल राइट है इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, किससे, जो आर्बिट्री है, मीन्स जो मनमर्जी के अपने पावर्स जैसे मर्जी है वैसे यूज करने की जो हैबिट होती है रूलर्स की, उसके खिलाफ लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है किसकी, द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, कि प्रत्येक नागरिक को उसके जो अधिकार दिए हैं तो स्टेट में वो उनका ध्यान रखे, और कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के राइट्स को मतलब शोषण नहीं करे, विदोहन नहीं करे, कि उनका गलत इस्तेमाल नहीं करे, एक दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन
ना हो। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution. इस तरह से जो वेरियस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उन्होंने भी ये महसूस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे राइट इंक्लूड होने चाहिए जो कि जो ग्रुप है माइनॉरिटी ग्रुप उनको प्रोटेक्ट कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो, इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देते हैं राइट्स की माइनॉरिटी अगेंस्ट मेजोरिटी के खिलाफ। जैसे कि अपन बहुत बार अपन पढ़ते हैं क्लास के एग्जांपल ही लेते हैं, क्लास में टू ग्रुप्स होते हैं, वन गर्ल्स का होता है वन बॉयज का होता है, जैसा कि आपने अपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है कि जिनके पास बहुमत होता है तो उनकी बात मान ली जाती है और जो माइनॉरिटीज होती है जिनकी संख्या कम होती है उनकी बात नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से लेकिन क्या पता जो कम संख्या वाले लोग हैं वो सही भी हो, तो इस तरह से उनके साथ गलत नहीं हो जाए, तो यहाँ पर उस चीज की भी गारंटी दी जाती है। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट, जिस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। और किसमें बताया है, अपने टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव बताए हैं, मीन्स अपने दोहरे उद्देश्य बताए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो उनका उद्देश्य है वो है एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजिशन टू क्लेम दोज राइट, कि हर एक जो सिटीजन है वो इन राइट को क्लेम करने की पोजीशन में या मीन्स स्थिति में होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया है कि दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, कि ये जो राइट है इस राइट को हर अथॉरिटी को मानना ही पड़ेगा। दैट हैज गोट द पावर टू मेक लॉ, जो कि क्योंकि ये जो पावर बना दिया गया है, एक लॉ बना दिया गया है और इन लॉ को सभी को मानना ही पड़ेगा चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो। In addition to fundamental right, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. अब फंडामेंटल राइट के अलावा हमारे संविधान में हमें कुछ नीति निर्देशक तत्व भी बताए गए हैं। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने डिजाइन किए थे, ये इंश्योर करने के लिए ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो कर सके एंड टू सर्व एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, ताकि वो गाइड कर सके इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द, ताकि मासेस के अंदर बहुत बड़े ग्रुप के अंदर लोगों के अंदर जो पॉवर्टी है उसको खत्म किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो बताया है फिफ्थ है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मीन्स धर्म को लेकर स्वतंत्रता। भारत संविधान में सभी को अपना कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसमें जैसे बताया है a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion, कि सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जिसके अंदर कोई भी जो धर्म है उसको ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाएगा कि वो ही स्टेट का रिलीजन है, सभी लोग बाउंड हो जाएंगे उसी रिलीजन को मानने के लिए। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर, तो इस आगे जो चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में रीड करेंगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यू नाउ अंडरस्टैंड, अब आप समझ गए होंगे कि जो कंट्री की हिस्ट्री है वो डिटरमाइन करती निश्चित करती है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, दैट ए कंट्री अडॉप्ट फॉर इट, किस तरह के संविधान को अपनाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स, और हमारा संविधान जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है उन आइडियल्स को प्ले करने में दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडेयर, कि सभी सिटीजन को, कंट्री के जो नागरिक हैं वो संविधान को मानने के लिए तैयार हो, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव, और सभी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी जिस नागरिकों ने कुछ सोच समझ के प्रतिनिधि बनाया होगा तो उनको भी वो सब मानना होगा क्योंकि उनको इलेक्ट किया है लोगों ने। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि अपने फुटबॉल के गेम में देखा कि अगर कोई भी गेम के जो रूल है, मेन रूल जो है उनमें अगर अपन चेंज कर देते हैं तो वो गेम को इफेक्ट करेंगे। उसी तरह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत बार चेंजेस हुए हैं सालों में, और टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न जो पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट साफ दिखाई देती है, उसमें भी समय की जरूरत के हिसाब से चेंज कर दिए जाते हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, अक्सर क्या होता है अगर संविधान में हम कोई मेजर चेंज करते हैं इट मीन्स चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, इसका मतलब हमने जो कंट्री की जो फंडामेंटल प्रकृति है, मूलभूत प्रकृति है, उसमें भी बदलाव कर दिया है। वी saw this इन द केस ऑफ नेपाल, इसको हम नेपाल के केस में देखते हैं एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरह से इसमें बताया गया है कि नेपाल के लोगों को नए संविधान की जरूरत थी।
इट हैज रिसेंटली बिकम ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि अभी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना है। तो उन्होंने मांग की थी कि हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलेटेड अबो। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं अलग अलग वो ऊपर आपको समझाए गए हैं। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, जिसमें कुछ आइडियाज है वो कॉम्प्लिकेटेड है, दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रास्प, जिनको अभी समझना आपके लिए बहुत इजी नहीं है। बट डोंट वरी टू मच अबाउट दिस, इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वी विल इन योर हायर क्लासेस, जो हम जाएंगे हायर क्लासेस में, तो आप उनके बारे में उसके जो डिफरेंट फीचर है उनको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज बताई गई है क्या नहीं। इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।